आज प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ गुजरात। प्रियंका गांधी वाड्रा जानती हैं कि गुजरात में कांग्रेस अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ यह चुनौती नहीं है कि 2019 का इतिहास दोहराया जा सकता है जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। चुनौती यह नहीं है, उनके सामने चुनौती यह भी है कि किस तरह से व्यवस्था चुनाव भी नहीं लड़ने देता है, जैसा कि सूरत में हुआ। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सूरत में कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके पक्ष में 4 लोगों ने दस्तखत किए थे। वो दस्तखत को निरस्त कर दिया गया और उसका नामांकन रद्द हो गया। बाद में पता चला कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था नीलेश कुम्बाणी, वो मिला हुआ था भाजपा के साथ। यानी कि चुनाव भी नहीं हुआ, सूरत की जनता ने वोट भी नहीं डाला और भाजपा का जो नेता है वो चुन लिया गया। गुजरात में यह हो रहा है और उस गुजरात की पृष्ठभूमि में आज प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु बन जाने से आपको और हमको क्या फायदा है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस माफी क्यों मांगे? पिछले 10 सालों में आपने जो वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि इन मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे। मैं चाहूंगा आप सुने करीब 6 से 7 मिनट का प्रियंका का यह बयान, उनका गुस्सा, उनका रौद्र रूप, और देखिए किस तरह से बरसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं तो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना, जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं। जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी, जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनौती। तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है। ये सच हो सकता है? आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए कि आपका ये जो वोट है कितना कीमती है, कितना कीमती है। इससे 5 सालों का भविष्य बनने जा रहा है। इससे आप तय कर रहे हो कि अगले 5 सालों में गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। इससे आप तय कर रहे हो कि कोई जब दुकान जाओगे कि कुछ खरीद पाओगे कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि ये महान देश जिसके लिए लोगों ने खून दिया, लोगों ने मेहनत की बनाने के लिए, इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। और आज तो हम इस जगह पहुंच गए हैं कि 10 साल इनकी सरकार चली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल और ये देश सह पाएगा।
अब तक तो सह लिया, अब संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं 400 पार हम संविधान बदल देंगे। क्या करने जा रहे हैं क्या पता। आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते, एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते, एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे ये नहीं करते। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। बस पूछिए ना इनसे, आईआईटी किसने बनाई? इन्होंने बनाई कितनी? ठीक है, कांग्रेस ने बनाई इनसे पहले, इनके काल में कितनी नहीं बनी? एम्स कितने बनाए इन्होंने? अस्पताल कितने बनाए? पाठशाला कितने बनाए? रोजगार कितने दिलवाए? कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं कहने वाला, कहने का कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं। बस यही करते रहे, बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे। अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें? माफी मांगे ये आपसे मांगे। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुल्टी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो सच बोलो। यही जिम्मेदारी होती है, ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है ना, वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है। अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए, ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, अब अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है
देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको। ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। ऐसी फिजूल की बातों पे अपना वोट मत दो। वोट अपना है, अपने काम पे दो, रोजगार पे दो, महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हों उसके लिए दो, आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो, दलितों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो। ये वोट देश की जनता के लिए जाना चाहिए। गलतफहमी में मत होना, गलतफहमी में मत होना। सब आपके हाथों में है, किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, सब आपके हाथों में है। इस बात को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए और आपका भविष्य उसके साथ बदल जाए। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने धूप में। सही बोला कि नहीं? सही बोला? याद रहेगी बातें? जब पोलिंग में जाओगे आप अपना वोट डालने, 2 मिनट के लिए रुक के सोचो कि ये वोट किस लिए है, और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार यह भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है इस देश के संविधान को खत्म करने की, वो संविधान जो कि देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अधिकार देता है। वो कह रही हैं कि मैं जानती हूं कि प्रधानमंत्री मन से ये कहते हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं करेंगे, मगर उनके अपने नेता जो हैं वो लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं। भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेता ये कह चुके हैं कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म कर देंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो बात कह रही है वाजिब भी है। वो कह रही हैं कि यही होता है, पहले कोई छुटभैया नेता, कोई ट्रोल कहता है और फिर भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाती है, और हमने ऐसा होते हुए देखा है। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, और यह उन क्षेत्रों पर इसका खासा असर पड़ रहा है जहां दलित, आदिवासी हैं, जो जानते हैं कि संविधान उन्हें किस तरह का संरक्षण देता है। सुनिए संविधान के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं, और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया, और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला है, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया
जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हों, चाहे दलितों के अधिकार हों, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हों, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है। मगर प्रियंका ये भी कहती हैं कि आज की तारीख में आपको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इस देश का मीडिया चंद धन्ना सेठों के हाथ में है। यह मीडिया आपके सामने तस्वीर पेश ही नहीं कर रहा है, तो आपको हकीकत कैसे पता चलेगी? वो ये भी जानती है कि चूंकि मीडिया एक तरफा तस्वीर पेश कर रहा है, लिहाजा विपक्ष की लड़ाई भी बहुत मुश्किल है। मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीन